पिछले सेशन में हमने देखा कि हमने इतिहास की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इतिहास को कैसे 3 भागों में बांटा, इतिहास जानने के स्रोत क्या है। ये एक सामान्य जानकारी है जो हर विद्यार्थी को यहाँ पर होना चाहिए। जो भी विद्यार्थी इतिहास का अध्ययन करे उसके पास में ये सभी अगर जानकारी होती हैं तो उसके मन के अंदर एक इतिहास को जानने के लिए एक इच्छा शक्ति अलग से डेवलप होती है। क्योंकि जैसे अभी बताया था हमने कि अगर हमें भविष्य को बनाना है तो भूत का अध्ययन करना चाहिए। यही एक आधार सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी के लिए भी होता है। अब इतिहास अध्ययन करना चाहिए तो इतिहास को हमारे सिलेबस में कहां से रखा गया है ये चीज भी देखना अति महत्वपूर्ण है। हम अगर सबसे पहले अपने एमपीपीएससी के सिलेबस की यदि बात करेंगे तो एमपीपीएससी में सिलेबस में क्या क्या रखा गया है सामान्य अध्ययन की दृष्टि से, क्योंकि इतिहास को कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में तो हटा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर प्री और मेंस में इतिहास को विशेष महत्व दिया गया है। जब हम सिलेबस के अनुसार बात करेंगे तो हमें दिखाई देता है कि सबसे पहले हमारा जो सिलेबस डिजाइन किया गया है उसमें पहला जो पोर्शन है उसमें लिखा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर यहाँ पर 10वीं शताब्दी ईस्वी तक, यहाँ से हमारा सिलेबस प्रारंभ होता है। इसके पश्चात यहाँ पर 11वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर यहाँ पर 18वीं शताब्दी ईस्वी तक ये हमारा रखा गया है मध्यकाल। और इसके बाद 18वीं शताब्दी के बाद देखें तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम, सामाजिक आंदोलन, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कृषक आंदोलन, ब्रिटिश काल में भारत की अर्थव्यवस्था, यहाँ पर 1905 के बाद का जो गतिविधियां हुई वो सभी हमारे इतिहास का सामान्य अध्ययन का एक पार्ट है। जहां हम अब स्टार्ट करेंगे पहले सिलेबस के पहले टॉपिक से ही। पहले सिलेबस का पहला टॉपिक है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता जहां हम प्रारंभ करें तो एक बात आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जब हमारी खोज हुई उस खोज को देखें तो हमारी बहुत बाद में होती है। लगभग हम देखते हैं 1921 में हमारी पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई। उससे पहले यहां पर एक चीज और बात करें कि बीच बीच में आपके बीसी भी आएगा और एडी भी आएगा। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि बीसी भी आ रहा है तो बीसी क्या है, एडी आ रहा है तो एडी क्या है। तो यहाँ पर बीच में आपको बीसी भी मिलेगा और बीच में आपको एडी भी मिलेगा जब हम बीसी की बात करते हैं और जब हम एडी की बात करते हैं। तो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व, और एडी का मतलब होता है एना डोमेन, जिसको कुछ लोग जनरली बोलते हैं कि एडी मतलब आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ ईसा मसीह की डेथ के बाद। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम बात करते हैं बीसी बिफोर क्राइस्ट और एडी मतलब आफ्टर डेथ, तो फिर बीच का समय कहां गया भाई? ईसा से पहले कर दिया और ईसा के मरने के बाद कर दिया। तो ईसा ने जो समय रहा, ईसा मसीह का जो समय रहा है, उनके जन्म के समय रहा है, वो समय कहां गया फिर? तो फिर यहाँ पर इस चीज को हम इसमें नहीं जोड़ सकते हैं कि आफ्टर डेथ, तो यहाँ पर जोड़ते हैं बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट और एडी का मतलब होता है एना डोमेन। एना डोमेन ईश्वरीय तिथि। मतलब कि यहाँ पर अब बात उठी कि भाई जहां से इतिहासकारों ने इतिहास लेखन शुरू किया तो हमने एक ग्रेगोरियन जो कैलेंडर बनाया, उस कैलेंडर के आधार पर हम देखें तो मान लीजिए आज से हमने उसकी स्टार्टिंग की। लेकिन जैसे जैसे ही हमारे यहाँ पर खुदाई होती गई, जैसे जैसे ही हमें स्रोत प्राप्त होते चले गए, उन आधारों पर जब हमने देखा कि हमारा जो इतिहास है वो यहाँ से नहीं है, हमारा इतिहास हमारे आज से भी बहुत पहले से है। लेकिन इतिहास तो हमने लेखन शुरू कर दिया कि भाई आज से ईस्वी से शुरू कर दिया, एक से शुरू किया। तो फिर एक के बाद का क्या? तो हमने उसको कहा बीसी बिफोर क्राइस्ट, यानी ईश्वरीय तिथि से पहले की जो हम बात कर रहे हैं तो उसके पहले। तो बीसी बिफोर क्राइस्ट, एडी एना डोमेन। क्लियर नंबर? तो जब हम बात करें बीसी, तो बीसी हमेशा याद रखना कि बीसी हमेशा यहां पर कहना चाहिए कि घटते क्रम में चलेगा और एडी हमेशा बढ़ते क्रम में चलेगा। जैसे कभी अगर आपने बचपन में एक स्केल देखी होगी, यहां पर 0 ये होता है प्लस और ये होता है माइनस, तो बीसी हमेशा माइनस की ओर जाएगा और एडी हमेशा प्लस की ओर जाएगा। बीसी जो माइनस की ओर जा रहा है, मतलब जैसे अगर हम बात करेंगे इतिहास को लेकर तो हम 2300 बीसी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 2300 के बाद में यहाँ 2200 2100 होते होते 0 था, 0 के बाद 1 2 3 4 होते होते आज हमारा जो बात कर रहा है तो 2000
यहाँ पर 2020 की हम बात करें तो ये 1 से स्टार्ट होते हुए 2020 तक जा रहा है, यानी प्लस हो रहा है, आप देख रहे हैं। और जो बीसी हो रहा है ये माइनस हो रहा है कि 2300 बीसी, फिर 2200 बीसी, फिर 2100 बीसी होते होते जीरो तक। इसके बाद हमारी ईस्वी शुरू हो जाएगा, तो ये कहलाएगा ईश्वरीय तिथि। फॉर एग्जाम्पल हम देखें, एक जनरल बात कहेंगे कि मान लीजिए जब हम बीसी की बात कर रहे हैं कि किसी बच्चे का जन्म 2300 बीसी में हुआ और किसी बच्चे का जन्म 2200 बीसी में हुआ। समझिए, किसी बच्चे का जन्म 2300 बीसी में हुआ, किसी बच्चे का जन्म 2200 बीसी में हुआ, तो ऐसी स्थिति में बड़ा कौन कहलाएगा? तो हमने कहा है किसी बच्चे का जन्म 2300 बीसी में, किसी बच्चे का जन्म 2200 बीसी में, तो 2300 पहले आएगा, 2200 बाद में आएगा। तो 2300 पहले आ रहा है, 2200 बाद में आया, तो किसी बच्चे का जन्म होगा 2300 बीसी में हो रहा है तो बड़ा वो है, 2200 वाला छोटा कहलाएगा। उसी प्रकार अगर हम बात करें कि किसी बच्चे का जन्म 1947 में ईस्वी में हुआ और किसी बच्चे का जन्म यहाँ पर 2019 में हुआ, किसी बच्चे का जन्म 1947 एडी में हुआ और किसी बच्चे का जन्म यहाँ पर 2019 एडी में हुआ, तो बड़ा कौन कहलाएगा? तो जैसे हमने बोला 1947 में हुआ किसी का 2019 में हुआ, तो बड़ा ये कहलाएगा। तो एडी हमेशा प्लस में चलेगी, बीसी हमेशा माइनस में जाएगी, यानी घटते क्रम में जाएगी। तो यहाँ पर आपको इतिहास में बीसी भी मिलेगा, यहाँ पर इतिहास में आपको एडी भी मिलेगा, इसीलिए इस पोर्शन को समझना अति आवश्यक था। अब हम बात करें थोड़ा सा सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर जब बात करते हैं तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या हुई। तो देखें कि भाई हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता है 1921 से बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो अंग्रेजों को लेकर देखें तो अंग्रेजों ने कभी भी भारतीयों को यहाँ पर सभ्यता का जन्मदाता माना ही नहीं है। भारतीय जबकि कहा करते थे हम विश्व गुरु हैं, वो मानते ही नहीं थे। उनका तो कहना था कि नहीं, जो भारत है अर्थात जो इंडिया है वो सांप सपेरों का देश है। बहुत लंबे समय तक तो जो ब्रिटिशर्स की डिक्शनरी रही है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जिसको हम कहते हैं, तो उस डिक्शनरी में ही यहाँ पर लिखा था इंडिया का अर्थ मतलब सांप सपेरों का देश। और अंग्रेज कहा करते थे कि सभ्य जातियों के भार हैं, मतलब जो भारतीय हैं ये सभ्य जातियों के भार हैं। और सभ्य कौन? अंग्रेज। उनका कहना था कि ईश्वर ने उनको भेजा है यहाँ पर भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए। इस प्रकार के उनके शब्द रहा करते थे भारतीयों के लिए। और बहुत सारे जो भारतीय लोग भी थे, जिसमें एजुकेटेड खासतौर से बात करें तो उनकी भी सोच यही थी कि नहीं, जब तक अंग्रेज हैं तब तक हमारे देश का विकास संभव है। अंग्रेजों के रहने के साथ ही हम यहाँ पर सभ्य बन सकते हैं। इसी आधार पर आपने देखा होगा कि कांग्रेस में भी दो दल थे, गरम दल और नरम दल। नरम दल की सोच ये थी कि अंग्रेज यदि भारत में रहेंगे तो भारत का विकास संभव है, जबकि गरम दल की सोच ये थी कि नहीं, हम अपने देश का विकास हम खुद करेंगे, हमें यहाँ पर किसी बाहरी व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है। तो इस विचारधारा में भी ये देखने को मिलता है कि बहुत से लोग अंग्रेजों की विचारधारा से सहमत थे कि अंग्रेज सभ्य हैं और हम लोग असभ्य हैं, और जब तक अंग्रेज हैं तब तक हमारा विकास संभव है। ये सारी चीजें तो थीं, लेकिन इसी समय पर हम बात करते हैं कि विचारधाराओं के साथ साथ भारत में भी यहाँ पर कई गवर्नर जनरल के द्वारा या कई ऐसे अंग्रेज जो पुरातात्विक रहे हैं, भारतीयों ने तो ठीक है, लेकिन अंग्रेज पुरातात्विक लोगों ने भारत की प्राचीन सभ्यता के बारे में जानकारी देना आरंभ की। जो जानकारी देना आरंभ की उसमें से हमें सबसे पहले दिखाई देते हैं 1826 में चार्ल्स मेसन साहब। चार्ल्स मेसन साहब ने पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में जो भ्रमण कर रहे थे तो उनको कुछ पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए, और जैसे ही अवशेष प्राप्त हुए तो उन्होंने यहाँ पर इसकी जानकारी यहाँ पर ब्रिटिश सरकार को सौंपी भी, लेकिन पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे, जिसके कारण ये नहीं कहा जा सका कि भारत में कोई प्राचीन सभ्यता है। इसी दौरान यहाँ पर एक व्यक्ति थे अलेक्जेंडर कनिंघम साहब। अलेक्जेंडर कनिंघम साहब यहाँ पर एक ब्रिटिश अधिकारी के पद पर भी काम किया, ब्रिटिश अधिकारी भी रहे हैं, प्रशासनिक पद पर काम भी किया है। यहाँ पर इसी दौरान
1861 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में एक पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग बनाया गया था। याद रखना आप लोग, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ये बनाया गया था 1861 में। इस पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का जो काम था, ये काम था कि भारत में जितने भी पुरातात्विक चीजें हैं उन पुरातात्विक चीजों का सर्वेक्षण करना, कितनी है क्या है, नहीं एक तरह से कह सकते हैं कि सांख्यिकी गणना करने का काम किया गया था सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। इस सर्वेक्षण विभाग में ये काम करना शुरू किया। इसके पश्चात यहाँ पर 1872 में इस पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के निदेशक बनाए गए हमारे लॉर्ड कनिंघम साहब। लॉर्ड कनिंघम साहब के नेतृत्व में भी यहाँ पर पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जब पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में पहुंचा तो उन्होंने भी यहाँ पर कुछ ईंटें देखी, कुछ ऐसी मुद्राएं देखी जिनको देखकर उन्होंने यहाँ पर ब्रिटिश सरकार को फिर से इसकी सूचना दी कि लगता है कि भारत में कोई प्राचीन सभ्यता तो रही होगी, लेकिन ना तो पर्याप्त संसाधन थे, ना कुछ चीजें थी, ना अंग्रेजों का विशेष इंटरेस्ट था कि हमें इन चीजों पर विशेष ध्यान देना है, इसलिए उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। इसके पश्चात 1902 में ही लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हमारा पुरातात्विक विभाग की स्थापना हुई। याद रखना आप लोग, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग 1861 और पुरातात्विक विभाग 1902। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में इस विभाग की स्थापना की गई थी। कहते हैं कि कर्जन को बड़ा इंटरेस्ट था पुरानी चीज़ों को सहेजने का, बड़ा इंटरेस्ट था पुरानी चीज़ों का अध्ययन करने का, इसीलिए उसने यहाँ पर इस विभाग की स्थापना की और इसीलिए उसी के द्वारा पहली बार संग्रहालय बनाए गए थे। अतः उसने इस विभाग की स्थापना कर दी। स्थापना करने के पश्चात अब ये था कि सर्वेक्षण विभाग भी था और पुरातात्विक विभाग भी था कि जो कि उन चीज़ों को सहेजने का काम भी करे, उनको बराबर व्यवस्थित करने का काम भी करेगा। यहाँ पर यह काम कर दिया गया। इसी दौरान लगभग 1920-21 के आसपास पाकिस्तान के मोंटगोमरी क्षेत्र में, याद रखना आप लोग, पाकिस्तान के मोंटगोमरी क्षेत्र में जब रेलवे लाइन बिछाए जाने का कार्य चल रहा था तो उसी दौरान खुदाई में हमें कुछ ईंटों के ढेर मिले। जब खुदाई में ईंटों के ढेर मिले और ईंटों को देखा तो ईंटें वही पुरानी जैसी दिखाई, 4:2:1 के अनुपात में ईंटें थी। और इतनी ईंटों का ढेर देखकर यहाँ पर तुरंत खुदाई को रोका गया और सोचा गया कि आखिर इतनी ईंटें आई कहाँ से है। उनको लगा कि शायद गांव वालों ने यहाँ पर इस प्रकार की ईंटें बनाई होंगी। उन्होंने गांव वालों से पूछना शुरू किया कि भाई इस प्रकार की ईंटों के ढेर जो यहाँ पर मिल रहे हैं, ये ईंटें क्या आप लोगों के द्वारा बनाई गई? गांव वालों ने कहा कि नहीं, हमने तो इस प्रकार की ईंटें नहीं बनाई, लेकिन हाँ, हमारे जितने भी मकान हैं लगभग उन मकानों में इन ईंटों का उपयोग किया गया है। हमें जब भी इन ईंटों की आवश्यकता होती थी हम यहाँ पर खुदाई करते और ईंटें लेके आ जाते। तो उनको लगा कि मतलब इतनी सारी ईंटें अगर यहाँ पर प्राप्त हो रही हैं तो निश्चित यहाँ कुछ ना कुछ तो है। अतः उन्होंने तुरंत खुदाई रोकी। रेलवे निर्माण कार्य जो चल रहा था, रेलवे लाइन डलने का कार्य जो चल रहा था, उसको तुरंत रोक दिया। रोकने के बाद में उन्होंने तुरंत इसकी सूचना दी हमारे पुरातात्विक विभाग के उस समय पर निदेशक थे जॉन मार्शल साहब। जॉन मार्शल साहब को उन्होंने तुरंत इसकी सूचना दी। जब सूचना दी तो जॉन मार्शल साहब ने तुरंत अपने सहयोगी जो थे हमारे दयाराम साहनी साहब, उनको भेजा। जब दयाराम साहनी साहब वहाँ पहुँचे और पहुँचने के पश्चात उन्होंने वहाँ की खुदाई की तो खुदाई के दौरान उनको एक बहुत बड़ा नगर प्राप्त होता है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र प्राप्त होता है, जहाँ पर उन्होंने देखा कि बहुत सारे छोटे छोटे कमरों जैसे आकार प्राप्त हो रहे हैं, हमें यहाँ पर सड़की चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, बहुत सारी जब ऐसे प्राप्त हुई तो उन्होंने यहाँ पर तुरंत जॉन मार्शल साहब से कहा कि भाई हाँ, यहाँ तो लगता है कि कोई एक बहुत बड़ा नगर रहा होगा। अतः यहाँ पर जैसे उनको लगा कि बहुत बड़ा नगर रहा होगा तो उन्होंने यहाँ पर खुदाई करवाना शुरू कर दी और खुदाई करवाने के पश्चात एक वाकई एक बहुत बड़े नगर की हमें यहाँ पर प्लानिंग दिखाई दी। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर नगर कैसे पता चला कि नगर की प्लानिंग पता चले कि भी नगर होगा। तो यहाँ पर जिस प्रकार से हमें डिज़ाइन मिली, ग्रिड पद्धति, आपको हम जब बताएंगे ग्रिड पद्धति कैसी थी, तो उस ग्रिड पद्धति के आधार पर देखें तो हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि ये पद्धति मुख्य रूप से शहरों में ही दिखाई देती है। प्रॉपर सड़कों का निर्माण होना, मकानों का निर्माण होना, एक आकार जैसे व्यवस्थित होना, जल निकासी की व्यवस्थाएं होना, ये सारी चीज़ें जब दिखाई दी तो हमने कहा कि निश्चित यहाँ पर कोई नगर तो रहा होगा।
और जब नगर रहा होगा तो हमने यहाँ पर था कि भाई इसका नाम क्या रखें। अब ये तो नहीं कह सकते कि भाई जब खुदाई की और खुदाई करने के दौरान वहाँ पर हमें कोई ऐसा एक होर्डिंग मिल गई हो कि वहाँ पर लिखा हो कि हड़प्पा नगर में आपका प्रवेश है, या इस प्रकार कुछ लिखी हुई तो मिली नहीं थी। तो फिर बात थी कि भाई हमें यहाँ पर इसका नाम क्या। तो चूंकि जहाँ पर खुदाई हुई तो अब आप देखोगे कि पाकिस्तान के मोंटगोमरी क्षेत्र में मिला ये, और पाकिस्तान के जो मोंटगोमरी क्षेत्र मिला तो ये जो हमारा भाग था, तो यहाँ पर अगर हमें हड़प्पा के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं तो यहाँ पर पूर्व हड़प्पा की बात करते हैं। जो हड़प्पा के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं तो यहाँ भी हमें एक नगर मिल रहा है पाकिस्तान में जिसका नाम ही था हड़प्पा। अगर इसका नाम हड़प्पा था तो यहाँ पर यह कहा गया कि हो सकता है स्थानांतरित चीजें रही हों, तो जब यहाँ पर उसका नाम हड़प्पा मिला तो हमने इस नगर का नाम भी रख दिया हड़प्पा। इस प्रकार से हमें पहले नगर की जानकारी प्राप्त हुई, और यहाँ पर जो अवशेष प्राप्त हुए उन अवशेषों के आधार पर हमने कहा कि निश्चित है यहाँ पर कोई बहुत बड़ा यहाँ पर एक नगर भी होगा, और निश्चित है कि यहाँ पर कोई प्राचीन सभ्यता तो रही होगी। जब प्राचीन सभ्यता रही होगी हमें इसकी सूचना मिली, अर्थात भारतीय जनता को सूचना मिली कि भारत में खुदाई के दौरान इस प्रकार का एक नगर मिला, प्राचीन नगर मिला है। और लगभग जॉन मार्शल साहब तो यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर लगभग 3500 BC पूर्व का नगर प्राप्त होता है। इतना प्राचीन नगर, 4-4,500 साल पुराना नगर प्राप्त हो रहा है, तो निश्चित है कि हमारी कोई सभ्यता तो रही होगी, प्राचीन सभ्यता। और जो अंग्रेज कहते थे कि भाई भारतीय लोग असभ्य हैं, तो यहाँ पर भारतीय लोग असभ्य नहीं है, निश्चित है इनकी कोई तो सभ्यता है और असभ्य नहीं है, हम लोग सभ्य थे। लेकिन बात तो ये थी कि एक नगर मिला था मात्र। अब इस एक नगर के आधार पर हम अपनी बातों को कहाँ तक कहते हैं। इसके पश्चात जहाँ 1921 में हमें हड़प्पा की जानकारी प्राप्त हुई, तो वहीं पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति थे हमारे राखलदास बनर्जी साहब। राखलदास बनर्जी साहब यहाँ पर शोध कार्य कर रहे थे स्तूपों के ऊपर, और स्तूपों के ऊपर जो शोध कार्य कर रहे थे तो वो सभी स्तूपों की खोजते खाजते यहाँ पर पाकिस्तान फिर पहुँचे, और पाकिस्तान के लड़काना पहुँचे। जब लड़काना पहुँचे तो लड़काना में उनको एक बहुत बड़ा इस प्रकार का टीला दिखाई दिया, ऐसा एक टीला दिखाई दिया। जब टीला दिखाई दिया तो उनकी सोच यही थी कि शायद यहाँ भी एक स्तूप होगा, यहाँ भी एक स्तूप होगा। लेकिन जब उन्होंने उस टीले की खुदाई की तो खुदाई के दौरान उनको एक बहुत बड़ा यहाँ पर हड्डियों का ढेर मिला। जब हड्डियों का ढेर मिला तो उन्होंने उस समय पर खुदाई रोक दी, क्योंकि इतने ज्यादा मात्रा में हड्डियों का ढेर प्राप्त होना ये कोई संभव नहीं है कि भाई यहाँ पर लोग इकट्ठा कोई मृतकों को संस्कार करते रहे होंगे वर्तमान में। तो उन्होंने तुरंत खुदाई रोकी। खुदाई रोकने के पश्चात तुरंत सूचना दी जॉन मार्शल साहब को फिर से दी, और सूचना देने के पश्चात यहाँ पर फिर जॉन मार्शल के द्वारा खुदाई का कार्य करवाया गया। और जब खुदाई का कार्य हुआ तो खुदाई के दौरान हमें यहाँ पर फिर से एक बहुत बड़ा नगर प्राप्त हुआ, और इस बहुत बड़े नगर को एक नया नाम दिया गया मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो। चूंकि सिंध प्रांत के लड़काना में मिला था, और सिंध प्रांत के लड़काना में क्षेत्र मिला था, तो सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो होता है मृतकों का टीला। अब चूंकि इतना बड़ा हड्डियों का ढेर मिला, जिसके कारण इतिहास में उसे मृतकों का टीला ही कहा गया, और इस मृतकों का टीला कहा गया, तो सिंधी भाषा में इसको नाम दिया गया मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जैसा नगर प्राप्त होता है हमें, तो इतना बड़ा नगर मिला, तो निश्चित है कि हमें यहाँ पर बड़ा अच्छा लगा, बड़ा गर्व महसूस हुआ कि जो अंग्रेज कहते थे कि भाई यहाँ पर भारतीय असभ्य है, सांप सपेरों का देश है, तो भाई हम असभ्य नहीं है, हम लोग सभ्य हैं। और हमारी सभ्यता आज की सभ्यता नहीं, बहुत प्राचीन सभ्यता है। और इस सभ्यता के जब यहाँ पर धीमे धीमे नगर मिलने लगे तो हम देखें तो वर्तमान में लगभग हमें 2800 नगर प्राप्त हो चुके हैं हमारी इस प्राचीन सभ्यता के। और इस प्राचीन सभ्यता के जब इतने ज्यादा नगरों के अवशेष प्राप्त होते हैं तो निश्चित है अब वो समय था जब हमें अपने ऊपर गर्व हो रहा था कि जहां अंग्रेज कह रहे थे कि ये सांप सपेरों का देश है, असभ्य लोग हैं और हमारे ऊपर भार हैं, ये गलत बात है। हम विश्व गुरु हैं। हमारी जो सभ्यता है बहुत प्राचीन सभ्यता है, और उस प्राचीन सभ्यता को यहाँ पर साबित करने का काम ये नगरों के जो अवशेष प्राप्त होते हैं, ये नगरों के अवशेष दे रहे हैं। अतः जब हमने इस सभ्यता के इतने ज़्यादा अवशेष देखे, इतने नगरों की चीज़ों के बारे में हमें जो जानकारी प्राप्त हुई, तो हमें अब बात उठी कि भाई अगर इतने ज़्यादा जो नगरों के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं तो आखिर इस सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था।
ये विस्तार जो क्षेत्र है कितना बड़ा क्षेत्र था। तो वर्तमान में अगर हम देखें तो यहाँ पर जहाँ हमें 1921 में हड़प्पा नामक नगर मिला, तो वहीं पर हमें 2014 में एक भिलवाड़ा नामक स्थान है हरियाणा के पास में, वो हमें नगर प्राप्त होता है। तो जहां भिलवाड़ा प्राप्त होता है वर्तमान का 2014 में, तो 1921 में हमें सबसे पहले प्राप्त होता है हड़प्पा। तो देखें कि इस हड़प्पा नगर का जो क्षेत्र है कितना विस्तारित था और कहां तक फैला हुआ था। तो जब आप मैप देखोगे हड़प्पा सभ्यता का, तो हमें ऐसा दिखाई देगा त्रिभुजाकार। जो त्रिभुजाकार दिखाई देगा ऐसा, लगभग देखें तो उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर।